अस्सलाम वालेकुम। इस हनूत शुदा मम्मी के मालिक का दावा था कि इस मम्मी की रूह इसके लिए दौलत की कान है। इसका दावा गलत भी ना था। फिर एक रकीब ने इस मम्मी को चुरा लिया और इस कहानी का नाम है मम्मी का राज। तो चलिए शुरू करते हैं। डिमोर ने अपनी बेहतरीन कोशिशों को बरोए कार लाकर आखिरकार इस नए आने वाले जोड़े से राह रस्म पैदा कर ही लिया था, जो पिछले दिनों इसके साथ वाले फ्लैट में आए थे। और इन कोशिशों के नतीजे में इन्होंने इसे आज रात डिनर पर मदऊ कर लिया था। जब वो इनके यहाँ पहुँचा तो संजीदा मिजाज पड़ोसी मिस्टर मारिश ने इसे खुश आमदीद कहा तो डिमोर को सख्त मायूसी हुई। कमरे में बरकी कमकों की जगह मोमबत्तियाँ रोशन थीं। आतिशदान में आग रोशन न होने की वजह से कमरे में सर्दी का एहसास कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। लेकिन जब मिसेस मारिश ने अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट का नजराना उसे पेश किया तो इसने कदरे तस्कीन महसूस की और इत्मीनान से बैठ गया। आपने मिल बैठने का जो मौका फराहम किया है, इससे मेरी इज्जत अफजाई हुई है। मैं शायद आपके नए मकान में दाखिल होने वाला पहला मेहमान हूँ, इसने आहिस्ता से कहा। ये दुरुस्त है कि आप वाकई हमारे अव्वलीन मेहमान हैं। मारिश ने गर्म जोशी दिखाई। डिमोर को अपने पड़ोसियों को करीब से जायज़ा लेने का पहला मौका मिला था। इन्होंने सिर्फ 1 माह पहले ये मकान ख़रीदा था और इसमें सिर्फ दोनों मियाँ बीवी तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन्होंने ना तो किसी घरेलू मुलाजिम की खिदमत हासिल की थी और ना ही इनके दोस्त अहबाब इनसे मुलाकात के लिए आए थे। वो घर से बाहर शाज़ ही निकलते थे और इन्हें जब कभी घर से बाहर निकलना होता तो वो सिर्फ अंधेरे में निकलते और अपनी लंबी चौड़ी इंतहाई आरामदेह बेओक में बैठकर चुपचाप बाहर निकल जाते। डिमोर ने इनसे मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए गुफ्तगू की इब्तिदा की और कहा, मुझे इस कमरे में एक बेश कीमत खुशनुमा मिस्री गुलदान देखने का मौका मिला है। क्या मैं दरियाफ़्त कर सकता हूँ आपने मशरिक़ वस्ता की सैर की है? मैंने कुछ अरसा कबल बाज़ कारोबारी मसरूफ़ियात के तहत कायरा की सैर की थी, मारिश ने जवाब दिया। डिमोर ने मारिश के चेहरे पर नज़रें गाड़ कर सवाल किया, क्या मैं ये जानने की सादत हासिल कर सकता हूँ कि आपका कारोबार क्या है? मारिश के चेहरे पर एक लम्हा के लिए नागवारी के तासरात उभरे। इसने पहलू बदला तो कुर्सी भी चिड़चिड़ाई और वो बोला, आप शायद हैरान हो मगर मैं ये तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं समझता कि मैं एक ऐसा खिलाड़ी हूँ जो घोड़ों की दौड़ पर शर्त लगाया करता है और रेस कोर्स में अपनी किस्मत आजमाने का शाइक है, मारिश ने साफ गोई के अंदाज में कहा। डिमोर के झुर्रियों भरे चेहरे पर वाकई हैरत रक्स करने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, आप किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो। मैं कुमारबाज नहीं हूँ। मैं रेस कोर्स में रुपया ज़ाया करने का आदी नहीं हूँ। तो क्या मैं ये समझूँ कि आपका शुमार उन लोगों में होता है जिनको मुस्तकबिल की बातों से वाकिफ़ होने की पुरअसरार ताकत होती है? डिमोर ने बेसाख्ता कहा। ड्राइंग रूम में खामोशी छा गई। मलेका कमरे से घड़ी की टिक टिक आवाज़ आने लगी। मारिश ने महसूस किया कि मेरी ने अपनी सर्द भूरी आंखें इसके चेहरे पर गाड़ रखी हैं। इसने पुरअसरार आवाज़ में बोलना शुरू किया, मेरी खुश नसीबी की इब्तिदा 3000 साल पहले मिस्र में हुई थी। ये उस ज़माने का जिक्र है जब फ़िरौन इतना बोझ ने शुमाली कबाइल पर हमले किए और फतूहात हासिल की। वो एक बेटी का बाप था और अपनी बेटी को अपने बेटों की नस्बत ज़्यादा अजीज़ रखता था। वो शेर के शिकार के लिए रवाना होता तो उसकी बेटी शहज़ादी कीसा उसके साथ होती। जब फ़िरौन मैदान जंग में फ़ौजों की कमान के प्राइज़ अंजाम देता तो उसकी बेटी नौजवानों से 4 कदम आगे बढ़कर दुश्मन पर हमलावर होती। लोगों की राय थी कि फ़िरौन की बेटी को देवताओं ने भेजा है और वो मिस्र के लिए मसरतों के पैगाम लाई है। अब तक फ़िरौन को एक भी ऐसी जंग में शिकस्त न हुई थी जिसमें शहज़ादी मौजूद थी। लोग इसे फ़िरौन की खुशबख्ती की अलामत करार देते थे। इत्तफ़ाक़न शहज़ादी रथ से गिरी और मर गई। मारिश ने कदरे तवक्कुफ़ के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखी। शहज़ादी की मौत फ़िरौन के ज़वाल का पेश खेमा बन गई। फतूहात शिकस्त में बदल गई और आखिरकार फ़िरौन की बदबख्ती बढ़ गई तो इसने शहज़ादी की हनूत शुदा मम्मी को अपने साथ
اپنے رتھ کے ساتھ باندھ لیا اور ایک بار پھر فرعون کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ شہزادی کیسا نے فراعنہ مصر کی امداد کا جو سلسلہ جاری کیا تھا وہ طویل عرصے تک قائم رہا، حتیٰ کہ 7ویں صدی میں شہزادی کی ممی نہایت پر اسرار طریقے سے غائب ہو گئی، اور جب میں گمشدہ شہزادی کا کھوج لگانے کے لیے قاہرہ گیا تو کامیابی میرے ساتھ تھی۔ کیا آپ اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ یقیناً وہ اس وقت بھی میرے مطالعہ کے کمرے میں محو خواب ہے۔ اور کیا وہ اب بھی انہی خصوصیات کی حامل ہے؟ میزبان نے مسکرا کر اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے قیمتی مال و اسباب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں نے قاہرہ سے روانہ ہو کر پیرس میں قدم رکھا تو میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ کیا آپ مہربانی فرما کر مجھے اسے ایک نظر دیکھنے کا موقع دیں گے؟ ڈیمور نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ مارش نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں شرمندہ ہوں کیونکہ شہزادی کو جب بھی کسی اجنبی نے دیکھا ہے اسے سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور میں آپ کو مشکلات میں گھرا ہوا دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس رات ڈیمور کی نیند تو حرام ہی ہو گئی اور وہ بعد کے کئی ہفتے شہزادی کیسا کے خیال میں غرق رہا۔ حسد اور طمع سے وہ انگاروں پر لوٹتا رہا۔ اسے یہ خیال بار بار آ کر بے چین کر دیتا تھا کہ وہ جس وقت اپنی بینک کی ملازمت کے دوران جمع تفریق میں سر کھپاتا رہا، اس وقت مارش بڑے مزے سے اپنے قیمتی آرام دہ گرم بستر میں گھس کر لطف اندوز ہو رہا ہوتا تھا۔ پھر وہ پیدل ہی گھر لوٹنے پر مجبور تھا، لیکن مارش اپنی بالکل نئی بیوق کار میں سیر کر رہا ہوگا۔ ڈیمور نے کافی غور و فکر کے بعد مارش کی خوشیوں میں حصہ دار بننے کا فیصلہ لیا۔ میں مصری شہزادی کا قرب حاصل کر کے رہوں گا، ڈیمور نے خود سے کہا۔ وہ جس موقع کا منتظر تھا وہ جلدی میسر آ گیا۔ اس کے پڑوسی سیاحت کے ارادے سے چند روز کے لیے باہر چلے گئے۔ چاند بادلوں کی اوڑ میں تھا تو ڈیمور نے مقفل دروازہ کھولنے میں کامیابی حاصل کر لی اور مکان میں داخل ہو گیا۔ اس نے بیٹری کی زرد روشنی میں مطالعہ کے کمرے کا جائزہ لیا تو وہاں الماریوں میں کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر مارشوروں کی کھالیں اور سر آویزہ تھے۔ جلد ہی اس نے ایک چھوٹے سے چوبی کیس میں مصری شہزادی کا چہرہ دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا جیسے موت کی اس پرانی چوبی کے پیچھے سے دو آنکھیں اسے نفرت سے گھور رہی ہیں۔ دوسرے دن ڈیمور نے کچھ روپیہ جولی گھوڑی پر لگا دیا۔ جولی نے دوڑ جیت لی۔ زندہ باد میری شہزادی، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ یہ تمہارے قرب کا اعزاز ہے، اب کس پر داؤ لگاؤں؟ اس نے بک میکر کے بورڈ پر نظر ڈالی۔ ولیم یہ گھوڑا جیتا، کوئن یہ گھوڑی بھی جیت گئی، اور جب اس نے جیت کی کثیر رقم وصول کر تو اس نے ایک بار دل بھر کر شہزادی کیسا کی تعریف کی، مگر جلد ہی پانسا پلٹ گیا۔ اگلی دوڑ میں گھوڑا پٹ گیا اور اس سے اگلی دوڑ بھی وہ ہار گیا، اور پھر اس سے اگلی دوڑ وہ جیتنے سے قاصر رہا۔ ہفتے کی سپیر ڈیمور پھر ریس کورس پہنچا تو اس کی جیب میں بینک کے 2000 روپے تھے، جو اس نے بڑا خطرہ مول لے کر چوری چھپے بینک کے کیش سے حاصل کیے تھے۔ مارش اور مسز مارش اس روز اپنے گھر واپس آ رہے تھے تو ان کی آمد سے قبل ضروری تھا کہ ممی کو اس کی سابقہ جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ ڈیمور نے اس آخری موقع پر اپنے نقصانات پورے کرنے کے لیے بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ گو وہ متفکر تھا، لیکن وہ ایک بکی سے دوسرے بکی تک بھاگ رہا تھا، کبھی رقم لگانے کے لیے اور کبھی جیت کی رقم وصول کرنے کے لیے۔ اس نے ایک نامی گھوڑے کو منتخب کیا اور 2000 روپے داؤ پر لگا دیے۔ جیک نے دوڑ جیت لی اور پھر وہ سہراب پر کھیلا اور جیت گیا۔ تیسری دوڑ میں اس نے اپنی قسمت جارج سے وابستہ کی اور جارج بھی کامیاب رہا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں میری پیاری شہزادی کیسا، تم نے مجھے اثر نو زندہ کر دیا ہے۔ وہ گھر کی طرف لوٹتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کی جیب میں اب بھی بینک کے 2000 روپے کے ساتھ اس کی اپنی جیتی ہوئی خاصی بڑی رقم بھی تھی۔ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ جب وہ اپنے فلیٹ کے قریب آ گیا تو وہ بینک سے چرائے ہوئے روپوں کے سلسلے میں فکر مند اور سہما ہوا سا دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ چوراہے پر پہنچا تو دیکھا کہ پولیس کی گاڑی اس کے گھر کی طرف گھوم رہی ہے۔ نہیں، ناممکن، بینک والے اس قدر جلگبن سے واقف نہیں ہو سکتے۔ وہ خوفزدہ ہو گیا۔ وہ مڑا اور گھوم کر پچھلی گلی میں آ گیا اور اپنے مکان کے عقبی دروازے سے داخل ہو گیا۔ بنت فرعون، اس نے روحانسی آواز میں شہزادی
कीसा को पाँव की ठोकर लगाते हुए कहा, तुम एक फ्रॉड हो, निरी फ्रॉड। वो खिड़की में खड़ा होकर बाहर झांकने लगा। बाजार के धुंधले में किसी के सिगरेट सुलगाने से शोला सा चमका। एक आदमी ने बरसाती कोट की आड़ में अपना मुंह छुपा रखा था। फिर इसने पुलिस के सिपाहियों की आहनी टोपियों की चमक देखी। इसने सोचा, मैं मुकम्मल तौर पर बाजी हार चुका हूँ। मैं अपनी बरसों की मुलाजमत से हाथ धो बैठा हूँ। मैं मुजरिम हूँ, अब जेल मेरी मुंतज़िर है। इसने दोबारा बाजार का जायज़ा लिया तो इसे महसूस हुआ कि पुलिस सिपाही चौक पर नज़रें जमाए बैठे हैं, क्योंकि वो चौक की तरफ से उसके मुंतज़िर थे। ये बेहतरीन मौका था जब वो सिपाहियों की नज़रों से बचकर मम्मी का केस पड़ोस के मकान में साबका जगह पर रख सकता था। तारीकी में मज़ीद कुछ इजाफा हो गया था। कुछ देर बाद मिस्टर मारिश की बेश कीमत नई बयोक ने एवेन्यू के मोड़ को काटा। मारिश कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो अपने चेहरे को छुपाते हुए इंस्पेक्टर ने उसे घेर लिया। शाम बखैर, इंस्पेक्टर ने खुश इखलाकी से कहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि गुज़श्ता दिसंबर की एक डकैती की वारदात में हमारी मदद फरमाएंगे। इजाज़त है हम आपके मकान में चलें। मिसेस मारिश अपने खावंद से अलहदा होकर खड़ी हो गई। मारिश ने कांपते हुए दरवाज़ा खोला तो इसके चेहरे पर जर्दी रक्सा थी। कमरे में दाखिल हुआ जैसे ही उसने स्विच दबाया और कमरा रोशन हुआ तो सबने एक अजीब मंजर देखा। कमरे के ऐन दरमियान खौफजदा डिमोर खड़ा था और मम्मी का चोबी केस इसके हाथ में था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं बैंक का सारा रुपया लुटा दूंगा। खुदारा मुझे एक मौका इनायत फरमाएं। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इस वाक़ये से कबल मैंने कभी गबन नहीं किया। दरअसल कसूरवार ये आदमी है। डिमोर ने मारिश की तरफ हाथ उठाते हुए कहा, इसका कसूर और इसके कसूर में इसकी ये शहज़ादी भी शामिल है। लो संभालो अपनी शहज़ादी को, फरेबी शहज़ादी को। और डिमोर ने अपने पागलपन में हनूतशुदा मम्मी के चोबी केस को पूरी कुव्वत से फर्श पर पटक दिया। बॉक्स फर्श से टकराया और वो टूट फूट गया और इसके टूटते ही हाजरीन पर कागज़ के टुकड़ों का मीना बरसने लगा। डिमोर ने अपने पागलपन में कागज़ों से मुट्ठी भर ली और एक सर्द आह भरते हुए देखा तो ये नोट थे, अनगिनत हजार के नोट। इस रकम से 1000 गुना जायद जो इसने घोड़ों पर लगाई थी, हारी थी और फिर जीत गया। मिस्री मम्मी के टूटे हुए बॉक्स से बरामद होकर 1000 के नोट सारे कमरे में फैल गए थे। इंस्पेक्टर को और क्या चाहिए था? इसे डकैती की सारी रकम मिल चुकी थी। इतनी कामयाबी इसके सामने हाथ फैलाए खड़ी थी। मुजरिम भी पास ही खड़ा था। इसने डिमोर की उलट पुलट बातों पर कोई तवज्जो ना दी और आगे बढ़कर मारिश और मारिश के हाथों पर हथकड़ी डाल दी। फिर वो डिमोर का शुक्रिया अदा कर रहा था कि इसकी वजह से इसे लूटी हुई रकम मिल गई थी। ये थी आज की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।